नमस्कार मेरे साथी और प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने केवीएस परीक्षा और सीटेट परीक्षा, यूपी टेट परीक्षा, सभी समग्र टेट परीक्षाओं में जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर्यावरण अध्ययन संबंधित वीडियो की एक सीरीज लेकर आया हूं। आज मेरा फर्स्ट वीडियो है। अब मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम वीडियो में यह सीरीज आपकी कंप्लीट की जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और सिलेबस के बारे में बताएंगे। वीडियो को बने रहिए तथा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और केवीएस परीक्षा को ध्यान में रख करके यह वीडियो बनाए जा रहे हैं। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, तक टेट परीक्षाओं में ईवीएस संबंधित सारे प्रश्नों के समाधान आपको दिए जाएंगे और एक एक टॉपिक को बहुत ही आसानी से सरल भाषा में समझाया जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो पर्यावरण अध्ययन होता है, पर्यावरण अध्ययन की जो सामग्री होती है, ईवीएस शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को आसान और स्थायी बनाने में बहुत उपयोगी होता है। ईवीएस जो होता है, एक तरह जो पहले किताब आती थी विज्ञान आओ करके सीखे, उसी तरह ईवीएस जो होता है अधिगम, अधिगम मतलब होता है लर्नर, जो सीखता है, जो छात्र होता है उसको अधिगम बोलते हैं। उसकी प्रक्रिया, उसकी जो सीखने की क्षमता होती है उसको स्थायी बनाता है। स्थायी मतलब कि जो हम सिखाते हैं वो उसको ज्यादा दिन तक याद रहता है। ईवीएस थीम आधारित शिक्षा की अवधारणा से अवगत कराती है और यह थीम आधारित पाठ्यक्रम प्रस्तुत करती है जिसके विभिन्न उद्देश्य हैं। ईवीएस जो है, जो थीम आधारित पाठ्यक्रम प्रस्तुत कराती है, इसके विभिन्न उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की जब हम बात करते हैं तो उसमें है विकसित करना, व्यक्ति जो हमारा अधिगम है, अधिगम हमारा विद्यार्थी है, उसकी दिमाग को विकसित करना। अधिगम को जिज्ञासा और रचनात्मक गुणों का पोषण प्रदान करना। जिज्ञासा वह एक गुण होता है अधिगम का जो उसको सीखने के लिए प्रेरित करता है। जिस अधिगम के अंदर, जिस विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा ही नहीं होगा वह सीखने के लिए प्रेरित होगा ही नहीं। इसलिए जिज्ञासा उत्पन्न करना यह ईवीएस में इस शिक्षण जो प्रणाली है इसमें एक महत्वपूर्ण उपयोग करता है। जिज्ञासा संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। संज्ञात्मक कौशल प्रदान करना। संज्ञात्मक कौशल की बात होती है व्यक्ति को जो अधिगम है उसको डिफ्रेंशिएट करने की कला सिखाना। कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज क्या है, किसको कैसे इंडिकेट करते हैं। संज्ञात्मक स्वमूल्यांकन सिखाना। स्वमूल्यांकन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। स्वमूल्यांकन मतलब कि जब विद्यार्थी अधिगम स्वमूल्यांकन करना सीख जाता है तो उसको अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है। उसको यह पता चल जाता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं और क्या सही कर रहा हूं। हालांकि शुरुआती दौर में यह आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्रमबंधित समझ विकसित करना। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा नोट्स बनाया गया है ये बहुत ही विशेषज्ञ टीम द्वारा और बहुत ही परीक्षा के सिलेबस को ध्यान में रख करके बताया गया है और बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है। आपको जो भी वीडियो में समस्या लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा और इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि सिलेक्शन मात्र 2 प्रश्नों से होता है। वह 2 प्रश्न कहीं के भी हो सकते हैं और ईवीएस एक, जब ग्रेजुएशन करके छात्र आता है तो ईवीएस उसको एक नया अध्ययन सामग्री मिलता है जिसमें बड़ा ही कंफ्यूज होता है, देखने में बड़ा आसान रहता है, लेकिन परीक्षा में सारे ऑप्शन उनको सही लगते हैं और गलत और निगेटिव होने का भी चांसेस रहता है। इसलिए आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है। क्रमबंधित समझ विकसित करना। क्रमबंधित मतलब एक के बाद एक क्रम, किसी भी चीज का एक सिस्टमेटिक ज्ञान होता है। सिस्टमेटिक ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम सिंपल सी भाषा में आपको बता दें, खाना बनाने का एक सिस्टमेटिक ज्ञान होता है। सबको पता है खाना में तेल पड़ता है, नमक पड़ता है, पानी पड़ता है, मसाले पड़ते हैं, सब्जी पड़ता है, जो भी पड़ता है, जो हम बनाते हैं सब पड़ता है, लेकिन इनका डालने का एक क्रम होता है। अगर हम उसको सिस्टम से नहीं डालेंगे तो वह खाना हमारा बर्बाद हो सकता है। तो यही सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्धित ज्ञान, क्रमबंधित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है, विज्ञान की परिभाषा में कहा गया है। तो हमारा जो ईवीएस होता है पर्यावरण जो, यही क्रमबद्धित ज्ञान और क्रमबद्धित समझ ही विकसित करता है। अधिगम के लिए शिक्षण सामग्री को अधिक जीवंत बनाना। जीवंत मतलब इंटरेस्टेड, उसको लगे कि नहीं ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और मनोरंजन लेकर के पढ़े, जीवंत बनाना। सही गलत की पहचान कराना। जरूरी और बहुत जरूरी, आप ध्यान रखिएगा, हम भी अक्सर बड़ा कंफ्यूज जाते, कहते बड़ा ही जरूरी काम है, ये बड़ा ही जरूरी काम है। जरूरी काम तो सब होते हैं, लेकिन यहां पर हमें जरूरी और बहुत जरूरी में अंतर, विभेद पहचानना यह हमें सिखाता है। आवश्यकता और अनावश्यक कार्यों में विभेद उत्पन्न करना। कौन से कार्य आवश्यक है, कौन से कार्य अनावश्यक है, इसमें भी विभेद उत्पन्न कराना बताता है। जहां तक हम ईवीएस के पाठ्यक्रम की बात करते हैं, ईवीएस के पाठ्यक्रम में हमारा परिवार और मित्र
भोजन, आश्रय, जल और भ्रमण। ये मुख्यतः 5 सेगमेंट को लिया गया है। आज हम इस सेगमेंट में, ये हमारी जो इस सीरीज चल रही ईवीएस की, आप इसमें कंटिन्यू बने रहिएगा। हम सारे क्वेश्चंस को, सारे सिलेबस के जो दिए गए हैं, इनको क्वेश्चंस वाइज सॉल्व कराएंगे। आज हम बात करेंगे परिवार और मित्र की। परिवार और मित्र में आज हम परिवार पे लेकर चलते हैं। परिवार, सबका परिवार होता है, लेकिन परीक्षा से संबंधित जब परिवार की बात करेंगे तो इसमें परिवार के बारे में जो विचार हैं लोगों के, जो समाजशास्त्री उनके विचार हैं, उनके क्या हैं, उन विचारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। परिवार के प्रकार होते हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। परिवार के जो इमोशनल अटैचमेंट है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। परिवार और मित्र, तो इसमें अभी हम परिवार को लेकर चलते हैं। परिवार एक से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो मुख्य रूप से रक्त संबंधों और वैवाहिक संबंधों पर आधारित होता है। रक्त संबंधों और वैवाहिक संबंधों पर आधारित होने के साथ ही परिवार का संगठन मुख्य रूप से गृहस्थ जीवन, स्थायी यौन संबंध, वंश वृद्धि, जीवन को सुखमय बनाने के लिए किया जाता है, और यह उत्तरदायित्व की भावना का भी एहसास कराता है। परिवार का जो गठन होता है, उत्तरदायित्व की भावना, वंश वृद्धि करना और एक दूसरे का सहयोग करने जैसी भावनाओं का विकास करता है। परिवार वह इकाई है, वह संस्था है। परिवार समाज में देखा जाए तो परिवार एक सामाजिक संस्था का भी कहा जाता है, जहां से अध्ययन और सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यानी कि जो हमारा अधिगम है, उसके सीखने की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो परिवार से प्रारंभ होती है। इसलिए परिवार को छोड़ा नहीं जा सकता है। परिवार के बाद उसकी जो सीखने की अगली पीढ़ी होती है वो मित्रों में जाती है। उसके बाद वो शिक्षक को के पास जाता है, लेकिन पहले वो मित्रों के पास। हम आगे बढ़ते हैं। परिवार की परिभाषा में हम देखते, परिवार की परिभाषाओं में प्रश्न पूछा जाता है। परिवार के बारे में किस समाजशास्त्री ने क्या कहा है, परिवार की क्या परिभाषा है, किस राजनीति विज्ञान शास्त्री द्वारा परिवार की क्या परिभाषा है। यहाँ पर हम देखते हैं क्लियर के अनुसार, एक समाजशास्त्री, इनके अनुसार परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था है, परिवार संबंधों की व्यवस्था जो माता पिता व उनकी संतानों के मध्य पाई जाती है। परिवार संबंधों की एक व्यवस्था है समाजशास्त्रियों के अनुसार, परिवार संबंधों की व्यवस्था जो कि माता पिता उनके बच्चों के बीच में पाई जाती है। मजूमदार के अनुसार की हम बात करेंगे तो परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक छत के नीचे रहते हैं और रक्त संबंधी, उनका जो आपसी संबंध होता है रक्त संबंधी होता है। यानी एक छत के नीचे रहने के साथ साथ उनका एक रक्त संबंधित संबंध भी होता है। यानी कि अगर हम किसी और के साथ एक ही फ्लैट को, एक ही बिल्डिंग को, एक ही रूम को शेयर करते हैं, अगर वो हमसे हमारा रक्त संबंध नहीं है तो परिवार नहीं है। यह बात कहते हैं हमारे मजूमदार जी, कहते हैं हित व पारस्परिक संबंध कृतज्ञता के आधार पर एक होने की भावना रखते हैं। यह है परिवार की, मजूमदार की परिभाषा। तो हम बात करते हैं मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जो हम बात करेंगे, हम बात करते हैं मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार की परिभाषा। परिवार निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। एक निश्चित यौन संबंध, यानी कि जहां पर एक निश्चित किया जाता है कि हमारा यौन संबंध किससे होगा। परिवार की यह एक व्यवस्था है जहां पर उन्हीं यौन संबंधों के आधार से उत्पन्न बच्चों के लालन पालन की व्यवस्था की एक संस्था है। मार्डक के अनुसार परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके लक्षण सामान्य निवास और आर्थिक सहयोग तथा जनन है। एक साथ निवास, एक दूसरे का आर्थिक सहयोग और जनन, यह परिवार की मुख्य विशेषता बतलाई गई है मार्डक के अनुसार। जबकि लासिमियर के अनुसार परिवार की परिभाषा एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इनमें मूल दंपति और उनकी संतानें भी रहती हैं। मूल दंपति मेन होता है परिवार में, जो दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हैं। परिवार का मुख्य संगठन ही दाम्पत्य जीवन होता है। परिवार का गठन ही दाम्पत्य जीवन से होता है। परिवार के कार्यों और महत्व की बात करते हैं। इससे भी परिवार में बेहतरीन से प्रश्न पूछे जाते हैं। परिवार में बच्चों की प्रथम पाठशाला, परिवार को ही बच्चों की प्रथम पाठशाला बोला गया है और माता को बच्चों की प्रथम शिक्षिका और शिक्षक बोला गया है। परिवार के बारे में कहा गया है। परिवार में माँ बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है। परिवार में बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक, चारित्रिक, नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास होता है। जितने प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकास होते हैं वह सब परिवार में ही होते हैं। परिवार से ही उनका प्रारंभ होता है। तो परिवार एक बहुत बड़ी कड़ी होती है। परिवार में बच्चों के विकास की नींव रखी जाती है। परिवार ही उनकी स्कूली शिक्षा की व्यवस्था करता है। इस बच्चों की स्कूली शिक्षा की व्यवस्था परिवार ही करता है और स्कूल जाने से पहले जो उनको बेसिक एजुकेशन होती है वो परिवार के माध्यम से ही प्रदान की जाती है।
बच्चे जिस परिवार में पैदा होते हैं उसी परिवार की भाषा एवं व्यवहार को सीखता है। बच्चा जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में, जिस परिवार में पैदा होता है वहीं से ही वो अपने व्यवहारों को सीखता है, उन्हीं व्यवहारों को समाज में लेकर जाता है और वही अधिगम हमारे विद्यालय में आता है और हमें उसको सिखाना पड़ता है। तो वहाँ पे परिवार उसके सीखने के लिए, परिवार का माहौल उस अधिगम के लर्निंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परीक्षा से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा से संबंधित प्रश्नों में। किसी बालक के प्रेम और स्नेह का केंद्र कहा जाता है घर और गृह को। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। अगले वीडियो में हम आपको मेंशन भी कर देंगे कि यह किस परीक्षा में आए हैं और उन प्रश्नों को भी समायोजन करेंगे जो परीक्षा के आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। बालक भाषा, रहन सहन के तरीकों और संस्कार के गुणों को सीखता है। कहाँ सीखता है? परिवार में। भारत में समाज की बुनियादी इकाई क्या है? परिवार है। किसके अभाव में परिवार बिखर जाता है? परिवार जो बिखर जाता है विश्वास, सहयोग और प्रेम के अभाव में बिखर जाता है। ये परिवार के बिखरने का मुख्य कारण होता है विश्वास। परिवार किसके अभाव में बिखरता और टूट जाता है? प्रेम, सहयोग और विश्वास के अभाव में। विश्व में सर्वाधिक परिवार का स्वरूप कौन सा होता है? विश्व में सर्वाधिक परिवार का समूह होता है एकल परिवार। अभी आगे हम बताएंगे कि परिवार के कितने प्रकार होते हैं। तो एकल परिवार विश्व में सर्वाधिक परिवारों का एक समूह होता है। विश्व में किस प्रकार के परिवारों में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं? तो यह सिंपल सा प्रश्न है। 3 पीढ़ियां एक साथ रहती है संयुक्त परिवार में। ये परिवार के प्रकार जब हम बताएंगे तो उसमें प्रश्नों को हम आसानी से समझ लेंगे। अब बात करते हैं परिवार के प्रकार। परिवार के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार को हम न्यूक्लियस फैमिली भी कहते हैं, जहां पे 2 परिवार होता है, माता, पिता और बच्चे, यहीं तक संयुक्त होता है, यहीं तक सीमित होता है। यह परिवार सबसे छोटा स्वरूप होता है, जिसमें माता, पिता, अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं। इस प्रकार के परिवार को नाभिक या केंद्रक परिवार भी कहा जाता है। कम आय होने पर भी यह परिवार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ रहता है। विश्व में सर्वाधिक परिवार एकल परिवार के ही होते हैं। हम बात करें संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जहां पर लगभग 3 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। माता, पिता, दादा, दादी, चाचा, चाची, बड़े पापा, मम्मी और एक पूरा परिवार से लगभग 3 पीढ़ियों तक के लोग, पापा के, दादा के भी भाई अगर हैं तो वो भी, सब 3 पीढ़ियों तक के लोग एक साथ रहते हैं। यह है हमारा संयुक्त परिवार। और भारत एक संयुक्त परिवार वाला एक देश बना हुआ है, जहां पर हम खासतौर से बात करें भारत में थारू जनजाति की। थारू जनजाति में लगभग एक परिवार में पाया गया था, उसमें 500 सदस्य थे, लगभग पूरा गांव ही बसा दिया था उन्होंने। संयुक्त परिवार के 200 लाभों की बात करें तो संयुक्त परिवार के लाभ हैं सहभोज और संयुक्त चूल्हा, जबकि इनके दोष हैं अशांति और क्लेश। अशांति और क्लेश होता है, आपस में कलेश होता है, एक दूसरे से कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, तथा काम को लेकर के तथा आय को लेकर के एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। दूसरा, उत्तरदायित्व का विभाजन होता है। संयुक्त परिवार की सबसे अच्छी बात होती है उसमें सबके काम बटे होते हैं, सबका क्या उत्तरदायित्व है यह पहले से ही विभाजित होता है। यह प्लस पॉइंट है, जबकि निगेटिव पॉइंट है अकर्मण्यता। अकर्मण्यता मतलब कि जो व्यक्ति नकारा है, काम नहीं करना चाहता है, यह परिवार में विभेदन का कारण बनता है। सामाजिक सुरक्षा बनी रहती है। संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी खास बात होती है सामाजिक सुरक्षा, और एक समाज पूरा बल बना रहता है। कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति उस परिवार पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता है। गोपनीयता का अभाव रहता है संयुक्त परिवार में, कि कोई बात एक जगह से कही जाती है तो कहीं से भी वह बात लीक होकर के कहीं भी फैल सकती है। संपत्ति का संरक्षण और संयुक्त स्वामित्व। संपत्ति जो होती है उसका संयुक्त स्वामित्व होता है, यह सबसे बड़ा उसका लक्षण होता है। और की भावना, अहंकार की भावना इस परिवार का एक सबसे बड़ा दोष माना जाता है। परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की हम बात, जो परीक्षा के सीरीज लेकर आ रहे हैं ईवीएस से संबंधित, तो वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।